हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 10 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने ये वाली, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है और उस ब्रिज से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक नया लिंक मिल गया है, जिससे कि सी पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी, चिटगांव या फिर चिटाग्राम करके जो जगह है, सिटी है बांग्लादेश की, वो एक पोर्ट सिटी है। तो वहाँ से त्रिपुरा के बीच में एक लिंक तैयार किया जा चुका है रोड का, जो कि एक कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से इंश्योर हो पाएगा। एक आर्टिकल तो ये डिस्कस करेंगे हम फ्रंट पेज से। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले, बाकी तो क्या पॉलिटिक्स ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे ये वाला, जहाँ पे फार्मर्स के लिए ट्विन बाउंटी अभी देखने को मिल रही है। दो फायदे, एक तो बम्पर रबी क्रॉप, ठीक है, अभी हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, मार्च अप्रैल में रबी की क्रॉप की हार्वेस्ट मतलब कटाई शुरू हो जाती है, और साथ में मार्केट में गुड प्राइस भी मिल रही है, रेम्यूनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा मिल रहा है। तो फार्मर्स को दोनों तरफ से जीत या फिर एक तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, देखेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्वाड समिट से रिलेटेड, जो कि 12 मार्च को होने वाली है। ये वर्चुअल समिट होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज़ काउंटर पार्ट, मतलब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में अभी एक प्री टॉक हो चुकी है। इसमें क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं, ये आपको पता है ही। मुद्दे क्या हैं वो एक बार देख लेंगे, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार देख लेंगे। चलो, एक रिवीजन ही हो जाएगा इस आर्टिकल के थ्रू। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की असेंबली ने डिमांड रखी अपनी तरफ से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है जल्दी से जल्दी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे और गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे। दैट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेटेड कंसिडर करना शुरू कर दे गिलगिट बाल्टिस्तान को। तो बेसिकली अभी तक का जो इंडियन साइड की अगर स्टैंड की बात करें, हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं, राइट। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पर हमारी जो स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के, तो और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बार स्टेटमेंट आ चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक ही कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पे पाकिस्तान का इल्लीगल कब्जा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारी एक इंटीग्रिटी, मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अंडर में कंसिडर किया जाता है, और किसी भी कीमत पे गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो नहीं जाएगा हमारे से दूर, ठीक है। बट अभी जो मुद्दा है वो ये कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लास्ट ईयर नवंबर के टाइम पे एक चीज़ बोली थी उन्होंने, कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको हम जल्दी से प्रोविंस, हमारे जैसे स्टेट होते हैं वहाँ पे प्रोविंस ही बोले जाता है, अभी भी प्रांत ही नाम चल रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन की बात की जा रही थी। तो अल्टीमेटली अभी गिलगिट बाल्टिस्तान की जो असेंबली है उसने यूनानिमसली, बिना कोई क्वेश्चन किए, सभी पार्टीज़ ने एक साथ सहमति दर्ज कराई है कि हाँ, हमें पाकिस्तान के साथ में प्रोविंशियल स्टेटस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, इसका एक शुरुआत आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं, राइट। तो इतना ही था इस कंटेंट में, ज़्यादा कुछ है नहीं। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो मैप है वो मैप हम एक बार ज़रूर देख लेंगे। इसके अलावा स्पुतनिक वी, ये क्या है? ये रशियन वैक्सीन कैंडिडेट है कोविड-19 के लिए। इसके अलावा यूएस ने अफ़गानिस्तान की दोनों साइड्स को एक ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट सबमिट किया है, और उसमें कहा है, उसमें इसको वैसे तो हमने डिकोड कर लिया था, सुबह अच्छे से देख लिया था, कि यूएसए जो है अब इंडिया को भी इन्वॉल्व करना चाह रहा है अफ़गानिस्तान की जो पीस टॉक्स है उसमें, और साथ में दोनों साइड से, एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ जो वहाँ की अफ़गान गवर्नमेंट है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है वो, तो दोनों के बीच में कैसे भी करके टाई अप सेट किए जाएं और पीस स्टैब्लिश की जा सके अफ़गानिस्तान में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर ये बातचीत की जा रही है, और इसी पर ये कहीं ना कहीं ड्राफ्ट रिलीज़ किया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि भाई आप इन दोनों कंडीशंस को, दोनों साइड्स जो हैं वो इस कंडीशन को देख लो और अपने रिव्यूज़ दो, क्या चाहते हो आप आगे, ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर आगे हम प्रोग्रेस पे काम करें, ठीक है। तो यही है मुद्दा मेन। तो आगे चलते हैं। अब आपके लिए थोड़ी सी टास्क है। एक तो आप ये देखोगे कि IBBI क्या है, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, बाकी ये न्यूज़ बिल्कुल भी काम की नहीं है।
राइट। ये एसएमएस का जो सस्पेंशन है, ठीक है, कि 7 दिन के लिए ट्राई ने जो नए रूल्स डिक्लेयर किए थे 2018 में, उनको अभी सस्पेंड किया है 7 दिन के लिए। तो ये मुद्दा हम एक्सप्लेन्ड पेज पे पूरा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपने भी शायद नोटिस किया हो, कोई ट्रांजैक्शन किए हों पिछले 1-2 दिन के अंदर, या फिर मंडे की बात करें पर्टिकुलरली अपन कल की, तो उसमें एक चीज़ एक्सपीरियंस की गई थी कि जो एसएमएस आने चाहिए थे, परसों की बात है, ठीक है, एसएमएस जो हैं वो डिले होकर के आ रहे हैं या फिर आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसमें क्या पूरी ग्लिचेस हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, तो डिटेल जानने की मिल जाएगी हमें। साथ में ये एफडीआई के लिए रिलेटेड आर्टिकल है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। इधर जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, वो कह रही हैं कि ये पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब ये आइडियोलॉजी, ये बिल्कुल ही गजब का शिफ्ट कंसिडर किया जा रहा है कि जिसमें कि अब मोनेटाइजेशन हम कर देंगे ना एसेट्स का, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आएगा, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट कर पाएंगे और उससे अल्टीमेटली जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करेगा और इकोनॉमी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। यही चीज़ बोली जा रही है, तो काम का नहीं आर्टिकल, जो चीज़ थी वो हमने देख ली। पॉइंट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक चीज़ डिक्लेयर की गई है, दैट इज़ कि अगर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज होती है तो दोनों को बहुत फ़ायदा होगा, और इंडिया जो है वहाँ पर जो नेशनल इनकम वो 8% तक इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा बढ़ कर के, मतलब जितना अभी हो रहा है उससे भी ज़्यादा हम मतलब 126% तक की एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं अगर बांग्लादेश के साथ में हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होती है। सिमिलरली बांग्लादेश को भी बहुत फ़ायदा होगा कि उसका भी एक्सपोर्ट जो है वो 182% तक इंक्रीज़ हो जाएगा अगर ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। ये कयास या फिर ये आइडिया दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, क्योंकि साउथ एशियन इकोनॉमीज़ की बात की जाए तो बांग्लादेश और इंडिया तो है ही बड़ी इकोनॉमी है, बट बांग्लादेश भी अभी अच्छी खासी प्रोग्रेस रजिस्टर कर रहा है। तो साउथ एशिया के लिए दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो फ्यूचर में जो टारगेट्स है दोनों कंट्रीज़ के उनको अचीव करने में, ठीक है ना। तो इसी चीज़ पर बात की जा रही है इस पूरे आर्टिकल में, जो कि हमने क्रैक्स ले लिया। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, इंडो बांग्ला ब्रिज जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जो कि क्लोजेस्ट सी पोर्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब आप यहाँ पे ये देखो मैप कि अगरतला ये इधर बांग्लादेश वाला पोर्शन है, इधर बांग्लादेश हो गया, ये इधर त्रिपुरा हो गया, इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर ये चिट्टोग्राम है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर मैत्री सेतु को लॉन्च किया गया है, जो कि सबरूम एक जगह है त्रिपुरा में और रामगढ़ जगह है बांग्लादेश। वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर लॉन्ग एक मैत्री सेतु मतलब फ्रेंडशिप ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंटर पार्ट बांग्लादेश की जो है शेख हसीना जी, उनके द्वारा। इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली त्रिपुरा, उसको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो ब्रिज इनॉग्रेट किया है ना मैत्री सेतु, ये सबरूम त्रिपुरा से लेकर के रामगढ़ बांग्लादेश के बीच में ये लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा है, और फिर रामगढ़ से चिट्टोग्राम की जो डिस्टेंस है ना वो अराउंड 80 किलोमीटर्स है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि केवल 81.9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही त्रिपुरा से या त्रिपुरा की बॉर्डर से आप देखोगे तो हमारी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो जाएगी सी पोर्ट के लिए। तो ट्रेड कितना आसान हो पाएगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कितनी अच्छे से हम अचीव कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता है ही चिकन नेक होते हुए फिर वेस्ट बंगाल असम होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट में एंटर हो सकते हैं। अब इधर से जो हमारा कोलकाता पोर्ट है वहाँ से सीधा हम हमारे जो भी कंसाइनमेंट्स हैं उनको चिट्टोग्राम से होते हुए अगरतला तक पहुँचा सकते हैं ईजीली, और नॉर्थ ईस्ट में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। इन शॉर्ट डिस्टेंस बहुत कम हो गई और सी पोर्ट से एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जो एस्पिरेशंस है नॉर्थ ईस्ट की, वो हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और जो हमारी गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो पिवटल रहेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। तो उसी दिशा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है ये। तो ये आप ध्यान रखना कि मैत्री सेतु कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है फार्मर्स रीप ट्विन बाउंटी, क्योंकि एक तो बम्पर रबी क्रॉप की जो आप देखोगे प्लॉइंग जो होती है वो शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल में। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट में देखो मस्टर्ड तो आ चुका है, हाँ वीट को थोड़ा टाइम लगेगा, गेहूं को आने में अभी टाइम लगेगा। गेहूं की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी अभी मार्च एंड में, और अप्रैल फर्स्ट वीक से लगभग ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। अभी क्या है, जो दाना होता है एक तरीके से ग्रेन का डेवलप होना शुरू हो गया है, वीट की जो ऊपर की तरफ जो होती है ना, जिनमें वो आप देखते हो जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में दंगिया बोलते हैं, है ना, तो उसमें जो ग्रेन है वो डेवलप होना शुरू हो गया, वीट का जो अनाज है वो, राइट। फिलहाल तो क्या है, रबी की क्रॉपिंग का पैटर्न देखें तो विंटर स्प्रिंग टाइम पे, अभी विंटर जा चुका है या जा रहा है, स्प्रिंग अब धीरे धीरे आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है, और इसी का कहीं ना कहीं देखोगे कि बम्पर प्रोडक्शन भी एक्सपेक्टेड है, और अभी क्या मार्केट में प्राइसेस है ना वो भी अच्छी चल रही हैं। तो फार्मर्स के लिए दोनों तरफ से फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं इस साल की। अगर प्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि मस्टर्ड की बात करें, पर क्विंटल राजस्थान की अलवर मंडी में 5,150 रुपये के भाव चल रहे हैं, जो कि पिछले साल कितने से थे, केवल 3,650 रुपये पर क्विंटल। तो कितना रेम्यूनरेटिव पॉइंट से देख रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है फार्मर्स को। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो एमएसपी रिलीज़ की जाती है वो भी मस्टर्ड के लिए कितनी है, 4,650, तो उससे भी ज़्यादा भाव ले पा रहे हैं फार्मर्स मंडियों से। तो ये कितना फ़ायदा हो रहा है इसमें। राजस्थान, इसके अलावा आप देखोगे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश या फिर सदर्न हरियाणा, यहाँ पर ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर ही इन पर्टिकुलर रीजन्स में कहीं ना कहीं मार्केट में आ गई है मस्टर्ड, तो उसी चीज़ को ट्रैक करके बताया जा रहा है। इसके अलावा चना, जिसको चिकपी भी बोला जाता है, मसूर जिसको रेड लेंटिल भी बोला जाता है, इनके भाव भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, फैचिंग अच्छी खासी हो रही है मार्केट में। और मॉनसून का अच्छा आना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। देखो हमारी एग्रीकल्चर के लिए एक लाइन बोली जाती है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ गैम्बल ऑफ मॉनसून, कि मॉनसूनल जुआ चलता है हमारे यहाँ पर। मॉनसून अच्छा है तो क्रॉप अच्छी है। अब देखो मॉनसून का असर सीधा तो देखो डायरेक्टली तो दिखाई देता है खरीफ की फसल पे, जिसकी प्लोइंग या फिर आप कह सकते हो बुआई है, वो तो देखो जून जुलाई में हो जाती है, और हार्वेस्टिंग हो जाती है अक्टूबर आते आते। तो इस सीज़न में जब मॉनसून अच्छा आता है तो उस क्रॉप में अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। बट साथ में एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि ग्राउंड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल भी तो राइज करता है ना, नीचे पानी परकोलेट करके जाता है। तो अब की बार क्या था, 2020 में जो रेनफॉल था मॉनसून के टाइम पे वो अच्छा था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि खरीफ की क्रॉप तो ठीक हुई थी, रही सही में ग्राउंड वाटर भी अच्छा खासा लेवल पे आ गया। तो इससे क्या हो गया कि जो क्रॉपिंग पैटर्न या फिर आप कह सकते हो जो रबी की फसल है वो अच्छी हो पाई। साथ में हम देखें यहाँ पे कि बहुत सारे और भी जो फैक्टर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है इंटरनेशनल फूड प्राइस। अभी जो UNFAO के द्वारा जो फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया था, तो उसमें इंटरनेशनल मार्केट में फूड प्राइस बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। इसके पीछे वजह क्या बताई थी, एक तो देखो अर्जेंटीना, वहाँ पर क्या हो गया, क्राइसिस चल रहा है अभी, फूड क्राइसिस चल रहा है ज़बरदस्त। चाइना, यहाँ पर भी एक फूड क्राइसिस देखा गया था कोविड-19 आउटब्रेक के 2-4 महीने बाद में, और फिर बाद में चाइना ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, बोला स्टॉक पाइलिंग करेंगे, मतलब स्टॉकिंग की जाएगी, जिससे कि आगे क्राइसिस अगर ऐसे आते हैं तो खाने की प्रॉब्लम ना आए चाइना में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। रही सही में आप देखोगे कि कोविड-19 के बाद में जो डेटा रिलीज हुआ है इकोनॉमी से रिलेटेड Q1 Q2 में, तो वहाँ पर केवल एक ही ऐसा सेक्टर था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो था एग्रीकल्चर। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जितना भी आउटकम या जितना भी फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है उसके पीछे एक तो मानसून, अच्छी खासी प्रोडक्शन हो गई, और एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलना शुरू हो जाती है, तो फार्मर के लिए फिर अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि जो टेम्परेचर है वो देखो एक बार तो फरवरी एंड आते आते तो राइज होना शुरू हो गया था, बस उससे क्या थोड़ा, बट उससे थोड़ा क्या चिंता की बात भी होने लग गई थी कि गेहूं अभी शुरुआत ही हुआ है, गेहूं का ग्रेन है वो डेवलप होना शुरू ही हुआ है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज कर गया तो उसमें फिर गेहूं का एक तरीके से जो सूखना है ना उसके प्लांट का, वो तो जल्दी हो जाएगा और ग्रेन प्रॉपरली डेवलप हो नहीं पाएगा।
तो उससे क्या हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी के गेहूँ नहीं डेवलप हो पाएंगे। बट अभी जो हमारी कह सकते हो मेटेरोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये कह रही हैं कि आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं उनमें टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री कम ही रहने वाला है। कहने का मतलब टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो गेहूँ एक विंटर क्रॉप है, रबी की क्रॉप है, तो उसमें अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा खासा मतलब ज़्यादा राइज ना करके मॉडरेट सा बना हुआ रहता है ना, तो उस केस में क्या होता है गेहूँ की ग्रेन की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो उससे भी क्या है फार्मर्स को और फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है, तो ये भी एक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्वाड समिट जो कि 12 मार्च को होने वाली है। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी जापानीज़ काउंटर पार्ट से बात की है। तो ओवरऑल देखें तो जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये पहली बार होगा जब नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट के साथ में, जिसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक वर्चुअल मोड पे काम होने वाला है और क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में ये चारों ही कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं और मार्च 12 को ये होने वाली है मीटिंग, राइट। इसमें मुद्दे जो होंगे वो आपको पहले से पता है कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में चाइना जो एग्रेशन दिखा रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रहता है क्वाड। दूसरा हांगकांग में जो मुद्दे चल रहे हैं सिविल राइट्स को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, और सिंजियांग प्रोविंस में जहाँ पे जो उइगुर्स हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जाती है उस चीज़ को हाईलाइट किया जाना। तो ये सारे मुद्दे हैं जहाँ पर जापान अपनी तरफ से कंसर्न शो करता है। जब बातचीत हुई अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की, रही सही में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाने के लिए, एक मेंटेनेंस रखने के लिए कि हाँ एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो लॉज हैं उनको एक्सेप्ट करना, उसी पर काम करने के लिए क्वाड कहीं ना कहीं काम कर रहा है और इसी थीम के ऊपर आगे बातचीत भी होगी। बाकी चीज़ें देखो वो की वही हैं जो कि हम एडिटोरियल में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है, पॉज करके आप एक बार रीडिंग ज़रूर मारना। आगे चलते हैं। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको OTP क्यों नहीं मिला, चाहे वो मार्केटर्स हो। देखो इसके पीछे वजह क्या है, एक तो मार्केटर, दूसरे हैं ट्राई के रूल और तीसरा है एक केस। तो देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। आप अगर नहीं जानते हो या फिर आपने इस चीज़ को एक तरीके से एक्सपीरियंस किया है तो आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। मंडे को लगभग 40 करोड़ SMS ऐसे थे जो कि सेंड कर दिए थे बैंक ने, गवर्नमेंट ने या फिर ई-कॉमर्स कंपनीज़ में, पर वो डिलीवर नहीं हो पाए जिन इंटेंडेड रेसिपिएंट्स को वो मिलना था। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो या फिर कोई इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो या कोई एप्लीकेशन यूज़ करके मनी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो मैसेज आना चाहिए आपके पास में वो मैसेज नहीं मिला आपको। इसकी वजह से जो काम आप करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं अटक गया। तो जो इसमें मैसेजेस आने की जो बात थी वो कौन से हो सकते थे, ऑनलाइन वन टाइम पासवर्ड होता है OTP जिसको हम बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मैसेजेस हो गए, ये कहीं ना कहीं होल्ड पे हो गए। तो बेसिकली इसके पीछे वजह क्या है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना उनको 2018 का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से अराउंड 100 करोड़ कॉमर्शियल मैसेजेस जो है ना वो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। 100 करोड़ मैसेज, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, ठीक है। अब आप देखोगे कॉमर्शियल मैसेजेस बेसिकली होते क्या हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, सॉलिसाइटेड और अनसॉलिसाइटेड। देखो सॉलिसाइटेड मैसेजेस में आप देखोगे OTP, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहीं यूज़ किया तो उसका ट्रांजैक्शन की अपडेट आपके पास में आए। ऐसे ही कंफर्मेशन कि हाँ आपका मोबाइल कहीं रजिस्टर हुआ है या फिर आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कोई एक तरीके से ऑर्डर प्लेस किया है तो उसके बदले में जो मैसेज आता है उसको बोलते हैं सॉलिसिटेड, ठीक है। दूसरा जो अनसॉलिसिटेड मैसेज कौन से होते हैं, मान लो कोई प्रमोशनल मैसेज है, जैसे कि आपके पास मैसेज आया कि हाँ पर्टिकुलर फला टैक्सी ब्रांड है भाई आपके पास में, आप हमें कॉल करो, आपको इतनी सस्ते रेट के अंदर टैक्सी दिला देंगे। या फिर कोई मान लो कपड़े बेचने वाली कोई कंपनी है वो कोई मैसेज करती है, या फिर कोई अपने वही प्रमोशनल कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रियल एस्टेट पे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में जाओ, गुड़गांव में ये फ्लैट यहाँ पे इतने सस्ते दिला देंगे, वो सारी चीज़ें वो जो प्रमोशनल प्रोडक्ट को स्प्रेड करने की बात करते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं, उनको अनसॉलिसाइटेड बोलते हैं। तो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन यूजर्स जो हैं
वो बहुत कंप्लेन कर रहे थे। क्या, अभी नहीं, 2 साल पहले की बात है। कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही थी, बोला कि ये जो अनसॉलिसाइटेड मैसेज है ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस चीज़ को ट्राई ने संज्ञान में लिया, ध्यान दिया। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने ध्यान दिया कि बोले इससे हमें अगर यूजर्स को ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इन मैसेजेस को रोकना चाहिए। तो फिर क्या फिक्स कर दिया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2018 में, 2012 में फिक्स कर दिया था। पहले तो क्या था, अनलिमिटेड मैसेज मिल जाया करते थे कि एक पैक कराओ, एक रिचार्ज कराओ, 10 रुपये का, 15 रुपये का। कभी अगर आपने यूज़ किया हो तो थोड़ा बहुत, या आपकी फैमिली ने किसी ने यूज़ किया हो, मेरा किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। 10 रुपये का रिचार्ज कराओ और आपको मिल जाते थे कभी 1000 मैसेज मिलते थे उस टाइम पे। और फिर 1000 मैसेजेस में लोग एक साथ उठाते थे और सबको, हर किसी को मैसेज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या, एक तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, और दूसरा फिर क्या है, उन 1000 मैसेजेस का कुछ कंपनियां मिसयूज़ भी करती थी कि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक बार उठाया, लगातार मैसेज करने शुरू कर दिए। तो यूजर्स को बहुत सारी परेशानी होने लग गई थी कि भाई ऐसे तो हमारे पास में जो काम के मैसेज हैं उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे करके ट्राई ने रेगुलेशन फिक्स कर दिया, बोले कि 100 मैसेजेस एक दिन में आप कर सकते हो, और 100 से ज़्यादा मैसेज अगर कोई करता है तो 50 पैसा पर मैसेज के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके ट्राई ने अपनी तरफ से रूल बना दिए। फिर 2018 में अपने रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिए जिसके नाम थे टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया कि जो सेंडर है एसएमएस को सेंड करने वाला वो, दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर, और तीसरा कंज्यूमर या कस्टमर, इन तीनों की अपनी एक जवाबदारी रहेगी, या फिर कहीं ना कहीं इनकी तरफ से फीडबैक लिया जाएगा, ड्यूटीज़ फिक्स करी जाएगी। कंज्यूमर को तो ये बताना होगा कि भाई आप किस टाइप के मैसेजेस चाहते हो, ये बता दो आप। नंबर 2, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो ये देखेगा कि जिस नंबर से मैसेज सेंड कर रहा है, जो भी सेंडर है, वो मैसेज रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये कॉमर्शियल पॉइंट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, आप अपने इंडिविजुअल की बात मत कर लेना। आप रिटेलर हो, आप एक तरीके से कस्टमर हो, आपके लिए बात नहीं हो रही है। जैसे मान लो एयरटेल है या वोडाफोन है, ये कंपनियां, इनका काम क्या है, इनकी ड्यूटी क्या फिक्स कर दी कि आपको ये एक टेबल लिस्ट मेंटेन रखनी है जिसमें जो भी कोई कॉमर्शियल कंपनी है, या फिर जैसे कोई रियल एस्टेट ग्रुप है, या कोई स्कूल है, या फिर कॉलेज है, अगर वो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो उनको वो मोबाइल टेम्पलेट जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा जिससे वो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, उन कंपनियों के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा कि भाई आप इतने मैसेज क्यों कर रहे हो। बट क्या है, फिर भी लूप होल्स निकाल करके वो मैसेजेस दूसरे अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड करना शुरू कर देते थे। तो उससे फिर बाद में पोस्ट फैक्टो, मतलब एक बार उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, ब्रीच कर दिया लॉ का, तो उन फिर मोबाइल फ़ोन्स को या फिर उन टेम्पलेट्स को क्या कर देती, बैन कर दिया जाता था ट्राई के द्वारा। बट बेसिकली पॉइंट क्या था कि कैसे भी करके यूजर्स को हारसमेंट का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए ये कानून लाया गया था। अब इसके चलते आप देख सकते हो कि कौन से मैसेज को यूज़र एक्सेप्ट करना चाहता है, कौन से को नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर मैसेजेस के फ्लो पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन बना कि नहीं, बन गया ना। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जो मैसेज सेंडर है वो अगर जो भी मैसेज सेंड करना चाहे तो उसको जो टेम्पलेट है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में क्या हो जाता है, फिर सेंडर जो है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाती है ट्राई के द्वारा या फिर ऑपरेटर के द्वारा। तो इस चक्कर से वो क्या करता है, अलग अलग मोबाइल नंबर यूज़ करना शुरू कर देता है। फिर वो मैसेज सेंड कर देते हैं कि हाँ भाई हम ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, इतने रुपए में प्लॉट मिल रहा है, इतने में फ्लैट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो इससे क्या हो गया कि उन्होंने एक और ब्रीचिंग, एक और साइड लाइन निकाल दी। तो टेलीकॉम के एंड पे क्या यूज़ बन जाता है कि टेलीकॉम जो है वो चेक करे कि कॉमर्शियल कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है एसएमएस के थ्रू, वो क्या वाकई में यूज़र की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि हमने जो लॉस देखे उसमें क्या था कि यूज़र अपनी प्रेफरेंस दे देगा कि भाई उसको कौन से टाइप के मैसेज चाहिए हैं, कौन से नहीं चाहिए। पर वो भी बात वही है ना कि एक बार मैसेज आने, मतलब उसमें भी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है ना, कि वो एक तरीके से कि बोल दिया, आपने बोल दिया कि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड ही मैसेजेस की ज़रूरत है, दूसरे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपके पास में रियल एस्टेट के मैसेज भी आ रहे हैं, कभी फेसबुक मैसेज कर रहा है, कभी कौन मैसेज कर रहा है। तो इसमें रेगुलेशन जो थी वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से थोड़ी सी वीक रही। इसके अलावा कंज्यूमर ने भी अपनी तरफ से चेंजेस लाने की कोशिश की, और 2018 का जो कानून था उसके तहत, उसके आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें केस जो है, कोर्ट केस, वो क्या फंसा पड़ा था, वो देखो आप
कि ट्राई ने रेगुलेशन ला दिए अपने और उनको इम्प्लीमेंट होना शुरू कर दिया। तो इसमें पेटीएम ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। वो केस क्या था कि भाई पेटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो बोला उससे हम मैसेज के थ्रू एक्नॉलेज करते हैं, ओटीपी के थ्रू। बट ये जब से 2018 की जो नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये जो एसएमएस के नंबर्स को रेगुलेट करने की बात की गई है, तो इससे क्या हो गया कि हम जो भी ओटीपी भेजते हैं वो ओटीपी यूजर के पास पहुंचता नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन अटक जाता है। अब इस गैप का फायदा फ्रॉडस्टर जो होते हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, वो उठा लेते हैं। कैसे कि पेटीएम पे ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया, ओटीपी जो है पेटीएम ने जनरेट किया वो पहुंचा नहीं यूजर के पास में, और इधर से दूसरा ही कंपनी जो कि लूटने के लिए तैयार है, उनको पता पड़ गया कि भाई ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो फिर अपनी तरफ से ओटीपी जनरेट करके एक आर्टिफिशियल और फिर भेज देंगे किसके पास में, यूजर के पास में, कि भाई आपका ओटीपी ये है, और फिर वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास में ले लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अकाउंट्स की वायलेशन, बहुत सारा घाटा हो रहा था पेटीएम को, बहुत सारे यूजर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ऐसे करके पेटीएम जो है वो गया हुआ था कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ट्राई ने जो रेगुलेशंस लगाए ना, उनको, जिनको हम बोल रहे हैं TCCPR 2018 जो कानून है, बोला उसको कंप्लीट और स्ट्रिक्ट वे में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें यूज़र जो चाहे वो उनके पास में एसएमएस पहुँचे। ऐसा नहीं कि यूज़र भी परेशान हो, और जो फैसिलिटीज़ एक कॉमर्शियल मैसेज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के द्वारा, वो फैसिलिटीज़ भी ना अटके और फालतू में यूज़र को परेशानी भी ना हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा। तो फिलहाल तो देखो, ट्राई ने ये जो रूल्स है ना, एक बार इनको सस्पेंड कर दिया 7 दिन के लिए, कि बोला टेलीकॉम ऑपरेटर्स आप थोड़ा सा ध्यान से काम करो, यूजर्स से फीडबैक लो, और फिर उसके बाद में आप इन चीज़ों को रेगुलेट करो कि कोई भी ब्रीच ना करे इन लॉज को। ठीक है, तो देखो मोटी मोटी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।